दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। जनरल साइंस का टॉपिक है वेक्टर, जिसे हम लोग वेक्टर को सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। यह टॉपिक जनरल साइंस का है। अब प्राय सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, आईटीआई एवं अन्य एग्जाम जिसमें भी जनरल साइंस या जीके कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग सदिश के बारे में। तो सदिश राशि या सदिश किसे कहा जाता है? तो देखिए, भौतिकी में जितने भी चीज़ को आप व्याख्या करते हैं तो भौतिक राशि के जरिए करते हैं, ठीक है। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, उसी तरह से त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया। तो बहुत सारे एक तरह से भौतिक राशि है, उसको हम लोग व्याख्या करते हैं। जब व्याख्या करते हैं भौतिक राशि को तो हम उसे भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटते हैं। एक वर्ग है जो आपका अदिश भौतिक राशि का है। अदिश भौतिक राशि में मात्र परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो सदिश जो भौतिक राशि है इसमें परिमाण भी चाहिए और साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को जान गए कि सदिश किसे कहते हैं। तो सदिश ऐसे भौतिक राशि को कहते हैं जिसमें मात्रा भी होना चाहिए, मात्रा या परिमाण भी होना चाहिए और साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। जैसे आप 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड का जो स्क्वायर है, ये जो है ये आपकी मात्रा को ही बता रहा है, ठीक है। किस तरह का आप पे मात्रा है, उस वेग में कितना का मात्रा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। जबकि ये जो दिशा है जो आपको बता रहा है कि साथ साथ इसमें मात्रा भी है और दिशा भी है। तो ऐसे भौतिक राशि जिसमें मात्रा और दिशा दोनों बताना अनिवार्य है उसे हम लोग सदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये जो सदिश हैं या वेक्टर हैं, वेक्टर को किस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टर को कैसे जोड़ा जाएगा। यदि वेक्टर में मात्र आपको मात्रा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो वेक्टर से पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर का निरूपण। कैसे वेक्टर को एक तरह से लिखिएगा या क्या कीजिएगा, कैसे उसका चिन्ह है। पहला है सदिश का निरूपण, किस तरह से उसको निरूपित कीजिएगा। तो देखिए, वेक्टर में एक तरह से तीर का निशान लगाना पड़ता है। जो भी राशि वेक्टर है, मान लिया जाए कि बी वेक्टर है, तो आप तीर के निशान लगाना पड़ेगा और इस तीर का निशान का अपना एक मतलब होता है। ये जो देख रहे हैं, ये जो इस तरह का, ये जो दिशा को बताता है, ठीक है, ये जो दिशा को बताता है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट है जो मात्रा को बताता है, परिमाण को बताता है। ये जो परिमाण को बताता है, ठीक है, ये आपकी परिमाण को बताता है। जैसे विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार से, विस्थापन कहने का मतलब न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक उदाहरण है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप इस मार्ग से इस मार्ग के लिए जाने के लिए सबसे न्यूनतम या शॉर्टकट रास्ता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के सामने एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, ठीक है। यही आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। ये है जो आपका विस्थापन होता है, ठीक है। तो विस्थापन जो होता है एक प्रकार से न्यूनतम दूरी है, ठीक है, न्यूनतम दूरी है, लेकिन इसमें जरूर कुछ अपना दूरी होगा। जैसे इसका दूरी 3 है और इसका दूरी 4 है, तो विस्थापन का दूरी 5 होता है, जो कि अब पाइथागोरस
थ्योरम से भी बना सकते हैं। कर्ण बराबर आप क्या कर दीजिएगा, कर्ण बराबर दोनों का एक तरह से जो साइड है, भुजा है, उसका स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट में। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना आता था, 5 आता था। और साथ ही साथ इसमें दिशा भी दिखाना पड़ता है, ठीक है, दिशा भी दिखाना पड़ता है। तो देखिए सदिश का जो निरूपण करते हैं वो कैसे कीजिएगा, एक प्रकार से तीर लगाइएगा, जैसे विस्थापन लिखिएगा या विस्थापन का कोई है तो चलिए विस्थापन लिख दिए और एक तीर लगा दिए, या कुछ भी आप लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं और एक तीर लगा दे रहे हैं, तो लोग को मालूम चल जाएगा कि आप है जो वेक्टर क्वांटिटी को लिखे हैं। लेकिन हमेशा संभव नहीं हो पाता है कि आप इस भौतिक राशि को, विस्थापन को, बल को, संवेग को पूरा के पूरा लिख पाएं, तो उसका हम कुछ न कुछ संकेत के रूप में हम लोग यूज कर देते हैं और ऊपर में वेक्टर साइन से निरूपित करते हैं। तो वेक्टर साइन में ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो दिशा को बता रहा है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये जो मात्रा को बता रहा है। जैसे यहाँ पे ही तो लिखा हुआ इस तरह से, ऐसे 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर चलिए हम ईस्ट कर दे रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं है लेकिन 5 मीटर ईस्ट, तो ये 5 मीटर तो ये हो गया, और जो ये पूरब हो गया एक प्रकार से उसकी दिशा को बताता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सदिश का निरूपण करते हैं, तीर का चिन्ह लगाकर उसे निरूपित किया जाता है। अगला हम लोग इसी में देखेंगे वेक्टर का परिमाण। मात्र हमको दिशा से मतलब नहीं है, बस अभी इस वेक्टर का परिमाण जानना चाहते हैं, तो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है या उसे किस तरह से चिन्हित किया जाता है उसको समझते हैं। सदिश का परिमाण, देखिए सदिश का परिमाण करना है तो उसके लिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। जब मॉड लगा दिए तो समझ जाइए कि आपसे खाली परिमाण के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, उस वेक्टर का मात्र परिमाण बताया जा रहा है। जैसे मान लिया जाए कि ए कोई वेक्टर है और इस समय हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है, बस उसके परिमाण की आवश्यकता है, तो हम लोग मॉड ए लिख देते हैं। अब मॉड ए कहने का मतलब इसका जो भी परिमाण होगा, हो सकता है कि इसका परिमाण 5 मीटर हो, या हो सकता है इसका परिमाण 5 न्यूटन हो, जो भी हो सकता है इसका परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा, और मात्रा है जो भौतिक राशि पे निर्भर करता है। बल का भी मात्रा हो सकता है ना, दूरी वेग का भी मात्रा हो सकता है, या तरह तरह का मात्रा है जो हो सकता है। तो जैसे इस तरह से आप कर दिए हैं तो समझ जाना है आपको कि इसके बस उस वेक्टर के बस मात्रा के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, या फिलहाल उस मॉड के बारे में, उस वेक्टर के मॉड के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। अगला इसी में हम लोग देखेंगे वेक्टर का जोड़ का नियम, सदिश को कैसे जोड़िएगा। जबकि आप अदिश में क्या देख रहे थे, 2 + 2 = 4, एनी टाइम उसी तरह से होता है, और 2 - 2 क्या हो जाता था, 0, है ना। उसी तरह सिंपल जोड़ घटाव है, क्या कुछ इस तरह से यहाँ लागू हो रहा है कि थोड़ा सा अलग है। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो सदिश को कैसे जोड़िएगा, तो सदिश के पहले हम लिख लेते हैं सदिश का जोड़ का नियम। सदिश के जोड़ का नियम, देखिए सदिश के जोड़ का नियम है जो हम लोग 2 तरह से इसको फॉलो करते हैं। अदिश में आप क्या देख रहे थे कि बीजगणित का नियम लागू किया जाता है, या साधारण जोड़ घटाव का नियम लागू होता है, जबकि यहाँ पे त्रिभुज का नियम किया जाता है। मान लीजिए सदिश को जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा, तो जो नियम आप त्रिभुज में लागू करते हैं वही नियम है जो सदिश में भी लागू होता है। तो एक तो नियम आ जाता है जोड़ का नियम में त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, और दूसरा जो है वो है
कभी कभी हो सकता है कि त्रिभुज के नियम से नहीं हल हो रहा है, तो हो सकता है कि समानांतर चतुर्भुज का नियम के आधार पे भी आप जोड़ सकते हैं। दूसरा जो नियम है वो है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का नियम, जिसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम ऐसे रहता है, ठीक, कुछ इस तरह का होता है। तो बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। तो जोड़ का नियम में पहले भी हम बताए थे, चलिए हम एक क्वेश्चन में बताते हैं। मान लिया जाए कि 3 न्यूटन है, जो ऊपर में जो दिशा होती है वो नॉर्थ होता है, इस साइड होता है ईस्ट होता है, इस साइड नीचे होता है वो साउथ होता है, और इस ओर है जो वेस्ट होता है। तो ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर 3 न्यूटन और पूरब की ओर 4 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, 2 तरह का बल है, एक है जो उत्तर की ओर है और एक है जो पूरब की ओर। आपसे बोल देगा कि टोटल रिजल्टेंट बल कितना लगेगा, है ना। दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहा है, एक है जो उत्तर की ओर बल लगा रहा है और दूसरा है जो उसी वस्तु पे है जो पूरब की ओर बल लगा रहा है। तो बताइए नेट जो बल अर्थात उस वस्तु पे कितना बल लगेगा। तो उस वस्तु पे जो बल लगेगा वो आप त्रिभुज के नियम से हल कर सकते हैं। और यह तो है जो आपका पाइथागोरस प्रमेय से भी बना सकते हैं, है ना। 90 डिग्री है तो आप निकाल सकते हैं इसको। ऐसे हम लोग इसको परिणामी बल को r से सूचित करते हैं। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट जो बल लगेगा, यदि वस्तु पे एक ओर उत्तर की ओर ही खींचा जा रहा है और पूरब की ओर खींचा जा रहा है, तो वस्तु पे जो नेट बल जो लग रहा है वो है जो न 3 न्यूटन रहेगा न ही 4 न्यूटन हो जाएगा, वो टोटल है जो 5 न्यूटन का बल है जो वह वस्तु है जो महसूस करती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दिशा से उसको खींचा जा रहा है। ऐसा रियल लाइफ में भी आप अनुभव कर सकते हैं। ये तो हो गया त्रिभुज का नियम। दूसरा है समानांतर चतुर्भुज का नियम। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये पूरा समुद्र है, ये क्या है आपका समुद्र है। इस समुद्र में जहाज चलती है, तो जहाज भी है। चलिए जहाज का इंजन है जो पानी में कुछ इस ओर चल रहा है। ठीक है, पानी में कुछ इस ओर चल रहा है। और आप जानते ही होंगे कि समुद्र में लहर भी चलता है। समुद्र में पानी का अपना एक धारा होता है। तो जो धारा है जो कुछ इस ओर चल रही है। ठीक है, कुछ इस ओर है जो चल रही है। अब ये जो नाव है या जहाज है वो किस ओर चलेगा, क्योंकि इंजन तो इस ओर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि धारा है जो इंजन को इस ओर मोड़ना चाह रही है। तो चलेगा तो किस ओर चलेगा, क्या इंजन के साथ चलेगा या धारा की ओर चलेगा, या रास्ता में हल्का हल्का परिवर्तन करेगा। तो हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कर लेता है। यहाँ पे आप समानांतर चतुर्भुज से भी दिखा सकते हैं। मान लिया जाए कि इंजन का जो बल है उसे आप ए से डिनोट कर रहे हैं और धारा का जो दिशा है या बल है उसे बी से डिनोट कर रहे हैं, और इस ओर एक तरह से परिणामी बल बन जाता है। दोनों का मिला हुआ एक बल है। और देखिएगा कि कुछ समय के बाद वह जो जहाज था वो इस ओर चलने लगा। ठीक है, नहीं इस ओर चला नहीं इस ओर चला और बीच में चलते जा रहा है। इसी को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। इसको आप डायरेक्ट समानांतर चतुर्भुज का आकार दे सकते हैं ना। ये जो आप देख रहे हैं भुजा को आप इस ओर भी शिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है। उसी तरह ऊपर का और नीचे का ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज का नियम। लेकिन ये जो परिणाम होता है या रिजल्टेंट होता है या परिणामी बल को हल करना है तो कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे परिणामी बल को समझना है, इसके लिए फॉर्मूला एक बना हुआ है, r बराबर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे भी cos थीटा से बना सकते थे जो आपको क्वेश्चन दिए थे, लेकिन यहाँ पे cos
90 बराबर 0 आ रहा था, इसी के चलते हम नहीं लिए, क्योंकि ये जो मान था वो पूरा का पूरा 0 हो रहा था। तो 90 डिग्री में डायरेक्ट है जो हम लोग ए स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हल कर लेते हैं। तो परिणामी बल जब भी पूछा जाए तो आप इसे याद रखिएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कब परिणामी बल ज्यादा लगेगा, है ना। देखते होंगे कभी कभी कि बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे, ये आपका क्या है, वस्तु है, और वस्तु पे बल लगा रहे हैं, तो कभी आप देखते हैं कि उतना ही बल लगाते हैं उस वस्तु पे और बहुत तेजी से वस्तु चलती है, और कभी कभी बल लगा रहे हैं लेकिन उतना तेजी से वो नहीं चल रहा। इसके पीछे जो कारण है वो है परिणामी बल ही, ठीक है ना। मान लिया जाए कि अब बल लगाएं, एफ है जो लगाएं, और इस वस्तु में विस्थापन तेजी से होता है, इसका मतलब परिणामी बल ज्यादा है। तो कब होगा ज्यादा और कब होगा कम, इसको हम लोग समझते हैं और इसका एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। इसको थोड़ा देख लेते हैं, कब है जो परिणामी बल ज्यादा लगता है, जिसे हम लोग आर मैक्स भी कहते हैं, आर मैक्स, ठीक है, आर मैक्स। तो आर मैक्स कब होगा, तो आपको जानना होगा। पहले तो फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, आर बराबर यही आर है, ठीक है, आर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही इसका एक तरह से फॉर्मूला है। तो आर मैक्स कब ज्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पे कॉस है और कॉस का मान कब ज्यादा रहता है, तो कॉस का मान 0 डिग्री पे, अर्थात ये वस्तु आप यहाँ पे रखे हुए थे और बल लगा रहे थे, और वस्तु इसी प्लेन पे, जिस प्लेन पे आप बल लगा रहे हैं, कुछ उसी और वस्तु है जो जा रही है, ठीक है, अर्थात उस समय है जो ज्यादा वस्तु है जो धक्का जाएगा, मतलब वो वस्तु ज्यादा एक तरह से आप उसको खिसका पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बल देख रहे हैं और विस्थापन देख रहे हैं, अर्थात फोर्स देख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, दोनों एक ही तल पे हो रहा है। और जब एक ही तल पे रहता है उस समय कोई डिग्री नहीं बनता है। अब कोई डिग्री नहीं बनेगा तो अर्थात यहाँ पे कॉस 0 डिग्री बन रहा है, और कॉस 0 का मान होता है 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 का मान होता है 1 होता है। तो कब आर मैक्स होगा, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिराइव करना एग्जाम में क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय की बर्बादी होगा। तो जब आर मैक्स का क्वेश्चन रहेगा, कब है जो पूछ देगा कि बताइए 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल लगाया गया है, कब है जो बल है जो अधिकतम हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम हो जाएगा या न्यूनतम हो जाएगा। जब अधिकतम रहेगा तो आर मैक्स से आराम से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आर बराबर ये हो गया आपका, तो यहाँ पे ये सबको क्या कर देना है, चलिए अभी इसी को रहने दीजिए। आर बराबर अब इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही चीज आपको निकल कर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते थे a प्लस बी और a प्लस बी को, तो यही चीज आता था पहले, ठीक है, सेम चीज है। इसी को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाया गया है और यहाँ पे संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। जैसे ही आप रूट को हटाते हैं तो क्या देख रहे हैं, a प्लस बी, ठीक है। बस मैक्सिमम पूछ दे, कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम पूछ दे कि बस 2 को दे दे, 2 राशि को दे दे, भौतिक राशि बता दे और बोल दे कि मैक्सिमम कब परिणामी बल लगेगा। तो दोनों जो दिया हुआ है मान, उस दोनों मान को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि
क्वेश्चन दे देगा 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, ठीक है। 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो बल हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो महत्तम जो परिणामी बल कितना होगा? तो महत्तम परिणामी बल कितना होगा? 10 + 5 बराबर 15 न्यूटन, यही ना है। एक को ए मान लीजिए और दूसरा को क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए, और इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक उसी तरह से आर मीन को भी देखना है। कब है जब परिणामी बल न्यूनतम जाता है, तो फिर देखिए आर बी कब परिणामी बल कम हो जाता है? तो देखिए कॉस का मान सबसे कम कब होता है? तो कॉस 180 डिग्री बराबर -1, ठीक है। तो कॉस है जो -1 में सबसे ही कम स्थिति पे चल जाती है। अर्थात जब मोटरसाइकिल चलाते होंगे, तो जब मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते होंगे, अर्थात बल लगा रहे हैं, फोर्स को लगा रहे हैं और वस्तु क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, जबकि विस्थापन में जो कुछ ना कुछ होते जा रहा है, लेकिन होता है ना, कुछ ना कुछ होते रहता है। अर्थात आपको क्या कर रहा है? आप चलना चाह रहे हैं, आपके ठीक उल्टा साइड में आपको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। उस समय एक तरह से आर मीन है जो न्यूनतम हो जाता है ना, उसका उल्टा दिशा में। मान लिया कि इस ओर बल लग रहा है, इस ओर विस्थापन हो रहा है, या एक साइड में बल, उसके बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री होना चाहिए, उस समय ऐसा होता है। तो आर मीन का भी फॉर्मूला बना लीजिए। यदि पूछ देगा कभी एग्जाम में कि बताइए न्यूनतम परिणामी बल क्या होगा किसी वस्तु का, तो इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो पहले आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। और जान रहे हैं कि कब है जो कॉस है जो न्यूनतम जाता है, तो जाता है कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री बराबर -1 होता है, ठीक है। चलिए इसी को और आगे सॉल्व कीजिए। तो आर बराबर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसको जब हटाइएगा तो यहाँ पे -2ab हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना कर रहे हैं। तो cos 180 डिग्री बराबर होता है -1, तो ये जो टर्म है वो कितना हो जाएगा? तो पहले लिख ही देते हैं। चलिए a² + b² माइनस कितना? -2ab। उसके बाद अब इस टर्म को देखते हैं तो याद आ जाएगा आपको r बराबर √a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। वही चीज है, इसको आप हल भी कर सकते हैं, a - b और a - b, तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, तो एक ही चीज आपको आ जाएगा। इसी को आगे करते हैं तो क्या आ जाता है? r बराबर a - b, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे न्यूनतम आ गया। तो परिणामी बल कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा ये आप समझ गए होंगे। जब अधिकतम करना है तो a + b, और जब न्यूनतम करना है तो a - b को कर देना है। चलिए अभी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं।